हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक ब्लैक बॉडी रेडिएशन का लेक्चर नंबर 1 छोटा सा टॉपिक है जिसमें कुछ लॉज हैं। उन लॉज को पढ़ने के बाद ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो हो सकता है ये लेक्चर भी बाकी कुछ और भी लेक्चर थे उनके हिसाब से एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड इस पहले लेक्चर में। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होते हैं वो क्या हैं, यानी कि आदर्श कृष्ण पिंड हिंदी में कहते हैं इनको हम, या परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या कह सकते हैं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी या फिर आदर्श कृष्ण पिंड, ये क्या है। ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो क्या करती है, विच एब्जॉर्ब्स कंप्लीटली द रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ्स इंसिडेंट ऑन इट, यानी कि ये क्या करता है, अपने ऊपर गिरने वाले सभी वेवलेंथ के रेडिएशंस को क्या कर लेता है, पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है और शोषित कर लेता है। ठीक है, तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक है, एक प्रकार की ऐसी पिंड है या बॉडी बोल सकते हैं विच एब्जॉर्ब्स कंप्लीटली द radiation of all wavelength incident on it, radiation of all wavelength incident on it, यानी कि सभी प्रकार के वेवलेंथ या रेडिएशन जिनसे जो इस बॉडी पे क्या करेंगे, इंसिडेंट करेंगे, उन सभी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ये ना तो रिफ्लेक्ट करता है और ना ही ट्रांसमिट करता है किसी भी प्रकार के रेडिएशंस को। ठीक है, नाइदर रिफ्लेक्ट्स नॉट ट्रांसमिट्स एनी रेडिएशन, नॉट ट्रांसमिट एनी रेडिएशन। ठीक है, ना तो ये किसी प्रकार के रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक करता है, वापस भेजता है, और ना ही इसे किसी प्रकार के रेडिएशन को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। यानी कि एब्जॉर्बटेंस की अगर हम बात करें तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी का जो एब्जॉर्बटेंस है, एब्जॉर्बटेंस का मतलब होता है कितना उसने एब्जॉर्ब किया है, वो हमेशा 1 के बराबर होता है, यूनिटी होती है। यानी कि अगर हम एब्जॉर्बटेंस की बात करें, ठीक है, तो इसे ए से डिनोट करता हूँ, ये होता है आपका 1, यानी कि यूनिटी। यानी कि ना तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है और ना ही कुछ ट्रांसमिट कर रहा है, तो ऐसे समय में एब्जॉर्बटेंस जो है वो यूनिटी होती है, कंप्लीटली क्या कर ले रहा है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी की बात करें तो ऐसा भी नहीं कि ब्लैक बॉडी ही जो होती हैं वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती हैं, यानी कि जितने भी ब्लैक कलर की बॉडीज होती हैं वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहलाती हैं, ऐसा नहीं है। कुछ और भी प्रकार की बॉडीज हैं जो ब्लैक बॉडी का काम कर सकती हैं, जैसे कि सन। ठीक है, सन जो है ये आपका, अगर हम देखें तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी की तरह क्या करता है, वर्क करता है। जो सन है ये भी किसकी तरह बिहेव करता है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करता है। जब भी कभी परफेक्टली ब्लैक बॉडी को एक सुटेबल हाई टेम्परेचर तक हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये उस हीट को रेडिएशन के फॉर्म में इमिट करता है, और जो रेडिएशन है वो सभी पॉसिबल वेवलेंथ्स में रिलीज होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि when perfectly black body is heated to a suitable high temperature, when perfectly black body
is heated to a certain suitable high temperature, suitable high temperature, ठीक है, it emits radiation of all possible wavelength ठीक है। ये क्या करता है, लगभग सभी वेवलेंथ के रेडिएशन को क्या करता है, इमिट करता है। क्लियर। साथ ही साथ यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं सन, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे आप ले सकते हो परफेक्टली ब्लैक बॉडी का, वो क्या है, सन यानी कि सूर्य, ठीक है, जिसका टेम्परेचर लगभग 6000 केल्विन के आसपास होता है और ये लगभग सभी पॉसिबल रेडिएशंस को क्या करता है, इमिट करता है। 6000 केल्विन के आसपास इसका टेम्परेचर होता है, लगभग सभी पॉसिबल रेडिएशंस को इमिट करता है और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, परफेक्ट ब्लैक बॉडी यानी कि पीबीबी के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्लियर। तो ये तो बात हो गई परफेक्ट ब्लैक बॉडी के बारे में। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसमें हमें पढ़ना है, वो है आपका स्टीफन्स लॉ, यानी कि स्टीफन्स लॉ के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि स्टीफन्स लॉ कहते कैसे। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी के बारे में आपने पूरा डिटेल समझ लिया। सिंपल सा है कि इस पर जितना भी इंसिडेंट पड़ेगा लाइट का, वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, ना तो कुछ रिफ्लेक्ट करेगा और ना ही कुछ ट्रांसमिट करेगा। एब्जॉर्बटेंस इसका यूनिटी होता है, यानी कि अगर हम देखें तो एग्जांपल के तौर पर हम सन भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर परफेक्ट ब्लैक बॉडी को सूटेबल हाई टेम्परेचर तक हीट करते हैं तो ये लगभग सभी पॉसिबल वेवलेंथ के रेडिएशन को क्या करता है, इमिट करता है, ठीक है। इमिट मतलब उत्सर्जित करता है, इमिशन करता है, ठीक है। तो अब हम अगले हेडिंग पे चलते हैं जिसका नाम है स्टीफन्स लॉ, ठीक है। स्टीफन्स लॉ में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेडिएंट एनर्जी इमिटेड बाय अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ध्यान दीजिएगा, द रेडिएंट एनर्जी इमिटेड बाय परफेक्ट ब्लैक बॉडी यानी कि पीबीबी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, पर यूनिट एरिया, वो भी किसमें, पर सेकेंड में। और ये जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इतने पॉइंट है, यानी कि जो पूरा लाइन लिखा है रेडिएंट एनर्जी इमिटेड बाय पीबीबी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, इसे हम क्या कहते हैं, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एमिसिव पावर ऑफ पीबीबी यानी कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर कहते हैं। और ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि कैपिटल टी के कितने पावर के, फोर्थ पावर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, कैपिटल ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी टू द पावर 4 या ई इक्वल टू सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4। जब भी कभी आप ये वाला साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, सिग्मा है, और इसी सिग्मा को हम कहते हैं स्टीफन कांस्टेंट। स्टीफन्स कांस्टेंट का नाम लेते हैं। तो स्टीफन लॉ क्या कहता है कि रेडिएंट एनर्जी इमिटेड बाय पीबीबी परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो भी कब, पर यूनिट एरिया पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड और 1 मीटर स्क्वायर एरिया से निकलने वाली जो रेडिएंट एनर्जी होती है और जिसे हम एक साथ कंबाइन करके अगर हम बोले तो इसे हम क्या बोलते हैं,
एमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। सिग्मा को क्या बोलते हो, स्टीफेंस कांस्टेंट बोलते हो। इसका डायमेंशनल फार्मूला mt3 थीटा माइनस 4 होता है। इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है mt3 थीटा माइनस 4। ये किसका होता है, यहाँ पर स्टीफेंस कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला होता है। और इसी के साथ साथ अगर हम वैल्यू देखें तो 5.67 इंटू 10 की पावर -8 कितना होता है, 5.67 इंटू 10 की पावर -8, 10 की पावर -8। यहाँ पे देख लीजिएगा ये वैल्यू किसकी है, सिग्मा की वैल्यू। सिग्मा की वैल्यू 5.67 इंटू 10 की पावर -8, यूनिट इसकी होती है वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4, ये होता है सिग्मा की वैल्यू। और जो इसका डायमेंशनल फार्मूला है, हाँ यहाँ पे -3 होगा, ठीक है, mt3 थीटा माइनस 4, ठीक है। ऑर्डिनरी बॉडी के लिए अगर हम एमिसिव पावर देखें तो फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, ये तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए था, यहाँ पे कर सकते हैं फॉर ऑर्डिनरी बॉडी। ये तो आपने यहाँ से यहाँ तक का ये लॉ पढ़ा है। और इसी के बाद अब हम बात करने जाए फॉर ऑर्डिनरी बॉडी। तो ऑर्डिनरी बॉडी का जो एमिसिव पावर होता है उसको एप्सिलॉन से जनरली हम ई से, स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल ई इक्वल टू, और आप यहाँ पे देख रहे हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी का कितना है, कैपिटल ई है। तो ऑर्डिनरी ब्लैक बॉडी का क्या होता है, स्मॉल ई इज इक्वल टू कैपिटल ई, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन का मतलब होता है एमिसिविटी। क्या होता है, एमिसिविटी। एप्सिलॉन का मतलब होता है एमिसिविटी, ठीक है। और इसे आप ओपन करके लिख सकते हैं एमिसिविटी इंटू सिग्मा इंटू टी की पावर 4। तो अगर हम ऑर्डिनरी बॉडी का एमिसिव पावर देखें तो इट विल बी इक्वल्स टू दिस, ठीक है, ये वैल्यू, यानी कि एप्सिलॉन इंटू सिग्मा इंटू टी की पावर 4 के बराबर होगा। रेडिएंट एनर्जी की अगर हम बात करें तो रेडिएंट एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, स्टीफेंस लॉ आप समझ गए, यानी कि कैपिटल ई बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू टी की पावर 4। कैपिटल ई बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू टी की पावर 4 के बराबर होगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर स्टीफेंस लॉ के अंतर्गत हम रेडिएंट एनर्जी देखें, क्या देखें, रेडिएंट एनर्जी, ठीक, जिसे हम Q से डिनोट करते हैं। तो Q की जो वैल्यू आती है वो आती है ए एप्सिलॉन सिग्मा टी की पावर 4t, ए एप्सिलॉन सिग्मा टी की पावर 4 इंटू टी। ये किसकी फार्मूला है, वो है आपका रेडिएंट एनर्जी का फार्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई रेडिएंट एनर्जी के बारे में। रेडिएंट एनर्जी के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसे हम कहते हैं रेडिएंट पावर। रेडिएंट पावर, इसे हम P से डिनोट करते हैं। P इक्वल टू होता है Q बाई टी। तो यहाँ पे A एप्सिलॉन सिग्मा टी की पावर 4 स्मॉल टी बाई टी रखेंगे तो T से T कैंसिल होगा, तो फाइनली आपको मिलेगा वो ये होता है, ठीक है, A एप्सिलॉन सिग्मा टी की पावर 4। ये हो गया रेडिएंट पावर, ठीक है। P इक्वल टू क्या हो गया, Q बाई टी, और यहाँ से रेडिएंट पावर की वैल्यू A एप्सिलॉन सिग्मा टी की पावर 4 आपको मिलती है। क्लियर, चलिए। इसी के साथ साथ अगला अगर हम पॉइंट देखें यहाँ पे तो वो है आपका कि ऑर्डिनरी बॉडी का टेम्परेचर T पे और इसके आसपास की जो सराउंडिंग बॉडी है उसका टेम्परेचर कितना है, T0 है। तो ऐसे समय में स्टीफेंस लॉ को हम कैसे लिखेंगे, तो स्टीफेंस लॉ को लिखने का तरीका है E इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा। जैसा कि आपको पता है फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन सिग्मा। अगर हम ऑर्डिनरी बॉडी के लिए देखते थे तो ऑर्डिनरी बॉडी के लिए E इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा टी की पावर 4 मिलता था। तो ऐसे ही अगर हम दो डिफरेंट बॉडी का डिफरेंट टेम्परेचर पर देखें तो इसे हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन सिग्मा टी की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। एप्सिलॉन सिग्मा टी की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4, जहाँ पर ऑर्डिनरी बॉडी का टेम्परेचर कितना है,
इसे हम लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी यानी कि साधारण जो पिंड है, और टी नॉट ये है टेम्परेचर ऑफ सराउंडेड बॉडी, टेम्परेचर ऑफ सराउंडेड बॉडी। ठीक है, स्मॉल इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। क्लियर? चलिए, ये तो बात हो गई स्टीफेंस लॉ के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। एमिसिविटी को हम जनरली एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्वेश्चंस में आपको गिवन होती है। और साथ ही साथ अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, वो है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। जिसे हम कहते हैं न्यूटन का शीतलन नियम कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। क्लियर? चलिए देखते हैं। जब भी कभी टेम्परेचर का डिफरेंस कितना हो बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग, ज़्यादा लार्ज ना हो, यानी कि व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग is not very large, when the temperature difference between the body and its surrounding, between the body and its surrounding, ठीक है, is not very large, अगर सिचुएशन कंडीशन क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, कि ऐसे समय में, यानी कि यहाँ पे बोला गया दैट इज, मान लेते हैं आउटर मान लेते हैं बॉडी का टेम्परेचर कैपिटल टी है, सराउंडिंग का टी नॉट है, तो जो टी माइनस टी नॉट का डिफरेंस है बहुत ही ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे समय में देन t माइनस टी नॉट, टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 को हम अप्रॉक्सीमेटेड करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, 4t03 डेल्टा टी, इसको अप्रॉक्सीमेट करके हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू टी नॉट की पावर 3 इंटू डेल्टा टी। स्टीफेंस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, या यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखें डेल्टा टी अपॉन डी टी, इसे हम कहते हैं रेट ऑफ कूलिंग। इसे हम क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ कूलिंग। तो इसे हम इक्वल्स के फॉर्म में लिखेंगे, ए एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन एम इंटू सी यहाँ पे लिखा है, और साथ ही साथ T4 माइनस टी नॉट की पावर 4। अभी हमने T4 माइनस टी नॉट की पावर 4 में जनरली हमने क्या लिखा था, एप्सिलॉन सिग्मा लिखा था, और ये क्या था, एमिसिव पावर था किसका, ऑर्डिनरी बॉडी का। लेकिन अगर हम यहाँ से dt अपॉन, यहाँ t मतलब टेम्परेचर है, ठीक है, और नीचे क्या लिखा है, इसको हमने टाइम के साथ, यानी कि इसका रेट निकालते हैं हम, चेंज इन टेम्परेचर का अब हम क्या निकालते हैं, रेट निकालते हैं। तो यहाँ से फार्मूला आपको मिला ए एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन एम इंटू सी टी की पावर 4 माइनस टी नॉट, और टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 को हम लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट करके, यहाँ पे वैल्यू ये लिखी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन एम इंटू सी 4 टी नॉट की पावर 3 इंटू डेल्टा टी, ये किसकी वैल्यू, डी टी अपॉन डी टी। ठीक है, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी ए एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन एम इंटू 4 इंटू टी नॉट की पावर 3 इंटू डेल्टा टी। और यहाँ से आपको पता चलता है कि डी टी अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी, या फिर थीटा माइनस थीटा नॉट इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जो रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेल्टा टी के, और साथ ही साथ यहाँ पे
डी थीटा अपॉन डी टी, यानी कि टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि ये आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के टर्म में लिखेंगे। इसको हम थोड़ा सा अलग लिख देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट ना लगे। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर के टर्म में है, ये डिग्री सेल्सियस में अगर आप लिखेंगे तो डी थीटा अपॉन डी टी, और यहाँ पे लिखेंगे थीटा माइनस थीटा नॉट, ठीक है, या डेल्टा थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर? ठीक है। और इससे क्या पता चलता है कि इफ़ द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम सराउंडिंग, रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये जो रेट ऑफ कूलिंग है ये प्रोपोर्शनल किसके होता है? टेम्परेचर डिफरेंस के होता है। डिग्री सेल्सियस में रखोगे तो आपको ये वाला फार्मूला लिखना होगा, और केल्विन में रखोगे तो आपको ये फार्मूला याद रखना होगा, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि जो रेट ऑफ कूलिंग है, रेट ऑफ कूलिंग ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और ये जो चेंज इन टेम्परेचर है वो सिस्टम यानी कि बॉडी और सराउंडिंग के बीच में डिफरेंस निकाला जाता है, और इसी को हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। यानी कि अगर टेम्परेचर ऑफ बॉडी और सराउंडिंग में ज़्यादा डिफरेंस ना हो, ठीक है, तो ऐसे समय में जो रेट ऑफ कूलिंग है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर या टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो भी किसके बीच? बॉडी और सराउंडिंग के बीच के टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ कूलिंग होगा। ये ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उतना ही ज़्यादा क्या होगा? जनरली इनमें कूलिंग की प्रक्रिया होगी, ठीक है। चलिए, यहाँ से आपको तो ये पता चल गया कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है। अगर सराउंडिंग और बॉडी के बीच का डिफरेंस ज़्यादा ना हो तो ऐसे समय में रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि मैंने कुछ इस तरीके से लिखा था, डी टी अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी, और डी थीटा अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट, ठीक, ये हमने लिखा था, ठीक है। डी थीटा अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। क्लियर? अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मान लेते हैं थीटा इज इक्वल टू थीटा जीरो, इफ थीटा इक्वल टू थीटा नॉट, देन डी थीटा अपॉन डी टी विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे जीरो के बराबर। ये किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर, यानी कि थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट है, और यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी टी विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? जीरो। और ऐसे समय में बॉडी जो है कैन नेवर बी कूल्ड टू अ टेम्परेचर लेसर देन इट्स सराउंडिंग बाय रेडिएशन। ध्यान रखिएगा, बॉडी कैन नेवर बी कूल्ड lesser the temperature as its surrounding। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर थीटा और थीटा नॉट आपस में इक्वल हो गए, आपस में बराबर हो गए, तो ऐसे समय में जो टेम्परेचर है सराउंडिंग का और बॉडी का दोनों का सेम रहेगा, दोनों एक दूसरे से कम नहीं होंगे। और ऐसा हम किसके लिए सिर्फ बता रहे हैं? सराउंडिंग बाय रेडिएशन। रेडिएशन द्वारा हम जनरली कूल नहीं कर सकते। मतलब ये मान लेते हैं कप है, और कप का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है, बाहर का भी टेम्परेचर जो है वो कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस है। तो अंदर और बाहर का टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस, तो इनमें रेडिएशन की प्रोसेस नहीं होगी। रेडिएशन यानी कि विकिरण की प्रक्रिया इनमें रुक जाएगी। तो विकिरण द्वारा हम इनको फिर से कूल या रेडिएशन की प्रोसेस द्वारा इनको कूल नहीं कर सकते, ठीक है।
मान लेते हैं कोई बॉडी है, वो रेडिएशन द्वारा कूल हो रहा है और उसको कूल होने में t समय लग रहा है, यानी कि t सेकेंड समय लगता है, t टाइम लगता है, ठीक है। इफ अ बॉडी कूल्स बाय रेडिएशन फ्रॉम, if a body cools by radiation from, ठीक है, थीटा 1 डिग्री सेल्सियस टू थीटा 2 डिग्री सेल्सियस, मतलब दो डिफरेंट टेम्परेचर है। पहले इसका थीटा 1 था, अब ये थीटा 1 से कहाँ चला गया, थीटा 2 डिग्री सेल्सियस पे तक ये क्या हो गया, कूल हो गया। किसके द्वारा, रेडिएशन के द्वारा, इन टाइम टी, इन टाइम, कितने टाइम में, स्मॉल टी टाइम में, ठीक है। तो ऐसे समय में जो रेट ऑफ कूलिंग होगा, यानी कि डी थीटा अपॉन डी टी, इसको क्या लिखेंगे, थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन टी के फॉर्म में लिखेंगे, थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू टी के फॉर्म में लिखेंगे। और ये जो वैल्यू है आपको यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट के बेसिस पर मिलेगा। और इस समय जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, इसको हम थोड़ा डिफरेंट लिखेंगे, और वो क्या है आपका, के थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 माइनस थीटा नॉट, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 माइनस थीटा नॉट। और जो थीटा नॉट है यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर होता है, ठीक है। क्लियर। तो ये हो गया आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से रिलेटेड टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। नए लॉ की तरफ चलते हैं, जिसे हम कहते हैं वीन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ, या वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के नाम से जानते हैं। अगला लॉ है यहाँ पे, वो है आपका वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, द प्रोडक्ट of wavelength corresponding to maximum intensity of radiation, corresponding to maximum intensity of radiation, corresponding to maximum intensity of radiation and temperature of body, and temperature of body, वो भी किस में हम देख रहे हैं, इन केल्विन, इज रिमेन्स कांस्टेंट। कहाँ पे देखा जाएगा, टेम्परेचर ऑफ बॉडी केल्विन में, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, दैट इज डेल्टा m इंटू टी इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को हम जनरली b से लिखते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, वीन्स कांस्टेंट का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, वीन्स कांस्टेंट का नाम देते हैं। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम, डेल्टा m का मतलब होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है, का वेवलेंथ यहाँ पे है, और साथ ही साथ टेम्परेचर ऑफ बॉडी जो कि केल्विन में है, इसका प्रोडक्ट हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। और यहाँ पे जो b है, इसे क्या कहते हैं, वीन्स कांस्टेंट कहते हैं। इसकी कुछ वैल्यू होती है 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन, 89 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन, ये इसकी क्या होती है, b की वैल्यू होती है। यानी कि वीन्स कांस्टेंट की वैल्यू है 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। जैसे जैसे टेम्परेचर बॉडी का
इंक्रीज करता है वेवलेंथ जिस पर ई लेमडा की वैल्यू यानी कि स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, वो ग्राफ में लेफ्ट साइड की तरफ क्या होने लगती है, शिफ्ट होने लगती है। और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे लेमडा एम इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक ग्राफ बताने जा रहे हैं जिसमें हम एक लेमडा एक्सिस लेंगे और एक जो एक्सिस है वो ई लेमडा का होगा, ठीक है। ई लेमडा को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, वेवलेंथ एट विच द स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, ई लेमडा को स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या कहते हैं, ई लेमडा। और स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी के बेसिस पर जो ग्राफ हम बनाएंगे वो हम 3 डिफरेंट टेम्परेचर पे बनाने जा रहे हैं, और वो 3 डिफरेंट टेम्परेचर कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमने 3 डिफरेंट टेम्परेचर पे ग्राफ बनाए हैं, और इन तीनों का ग्राफ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है आपका, मान लेते हैं T3, ये है T2, और ये है आपका यहाँ पे T1। नीचे वाला जो है टेम्परेचर वो T1 है, दूसरा T2 है, और अगला जो है वो T3 है। पीक पॉइंट यहाँ पर पीक पॉइंट, और ये भी इसका क्या है, पीक पॉइंट है। तो ये इसका पीक पॉइंट, ये इस ग्राफ के लिए, और ये इस ग्राफ के लिए पीक पॉइंट है। तीनों ग्राफ के लिए पीक पॉइंट आपको अलग अलग मिले हुए हैं, और इन्हें हम जनरली क्या कहेंगे, लेमडा M1, लेमडा M2 और लेमडा M3, इसे हम कहेंगे। पहले ग्राफ के लिए T1 टेम्परेचर का, इसलिए इसको लेमडा M1, ये है लेमडा M2 और ये है लेमडा M3। ये पॉइंट्स आपको M1, M2, M3 यानी कि वैल्यू बताते हैं, और ये आपका टेम्परेचर है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। वो कह रहा है जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इस सिचुएशन में ध्यान रखिए T3, T2 और T1 का जो ऑर्डर है वो इस तरीके से है, यानी कि T3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और T1 की सबसे कम है। और आप देखेंगे T3 जिसकी टेम्परेचर सबसे ज़्यादा, उसका ग्राफ लेफ्ट साइड में है, यानी कि लेमडा M3 सबसे कम होगा, तो यहाँ पे रिलेशन हो जाएगा लेमडा M1, लेमडा M2 और लेमडा M3, यानी कि जिसका टेम्परेचर केल्विन में सबसे कम होगा, यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन है। आप देख भी सकते हैं लेमडा M इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, लेमडा M की वैल्यू यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी की रेडिएशन का जो वेवलेंथ होगा वो घटेगा, और ऐसे समय में ग्राफ लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है। आप देखेंगे टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे, तो पहले तो टेम्परेचर सबसे कम था, तो लेमडा M1 यहाँ पे था, टेम्परेचर बढ़ाया, लेमडा M2 लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया, टेम्परेचर और बढ़ाया, लेमडा M3 और लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया, और इसीलिए इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट लॉ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है जो ग्राफ है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेवलेंथ की जो वैल्यू है, मैक्सिमम इंटेंसिटी की जो वेवलेंथ है, वो क्या होती है, आपकी लेफ्ट साइड शिफ्ट होने लगती है, ठीक है। और यही आपका क्या है, वीन का डिस्प्लेसमेंट लॉ है। नया जो हेडिंग है वो है आपका लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, या जिसे हम प्लांक्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं। अगले हेडिंग की तरफ चलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, या इसे हम क्या कहते हैं, प्लांक्स हाइपोथेसिस, ठीक है। चलिए, प्लांक्स हाइपोथेसिस के अंतर्गत सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि ये एक प्रकार का थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, और थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन वो भी किसका, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। किसके द्वारा किया गया था, मैक्स प्लांक द्वारा, यानी कि प्लांक हाइपोथेसिस में यहाँ पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन का क्या किया गया था, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन
किया गया था, ठीक है। और अगर हम अकॉर्डिंग टू प्लांक देखें तो एटम्स ऑफ द वॉल ऑफ अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर इंक्लोजर, अकॉर्डिंग टू प्लांक, एटम्स of the walls of a uniform temperature, walls of a uniform temperature enclosure between, या enclosure का मतलब होता है जो चारों तरफ से क्लोज किया है, behaves as oscillator, किसकी तरह बिहेव करता है, ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है, और ईच विथ अ कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ईच विथ अ कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। यहाँ पे प्लांक्स हाइपोथेसिस जो है ये जनरली क्या बताता है, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, किसका, ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ये क्या बनाता है, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है। अगर हम मैक्स प्लांक के हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग देखें तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एटम्स ऑफ वॉल्स ऑफ अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर इंक्लोजर बिहेव्स एज ऑसिलेटर ईच विथ अ कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। और ये ऑसिलेशन जो हैं जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या करते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, दीज oscillations emit electromagnetic radiation named photon, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। तो ये ऑसिलेशंस क्या करते हैं, जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इमिट करते हैं, और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम जनरली क्या कहते हैं, फोटोन का नाम देते हैं, ठीक है। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज एच न्यू, ठीक है। हर एक फोटोन की जो एनर्जी है वो कितनी है, एच न्यू है, और जहाँ पे एच क्या है वो है प्लांक्स कांस्टेंट, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, यानी कि ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, और एच क्या है, इसे हम कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। कितना होता है, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। और इस नियम के अनुसार अगर हम देखें तो जनरली हम वैल्यू को बता सकते हैं, एनर्जी की वैल्यू, और वो क्या होती है, चलिए देखते हैं। प्लांक्स लॉ के हिसाब से जो इक्वेशन बना था वो इक्वेशन है ई लेमडा इंटू डी लेमडा, ई लेमडा इंटू डी लेमडा इज इक्वल्स टू 8 पाई एच इंटू सी अपॉन लेमडा की पावर 5 स्क्वायर ब्रैकेट में 1 अपॉन ई एच सी, 1 अपॉन ई एच सी अपॉन लेमडा स्मॉल के इंटू टी, माइनस में 1, और साथ ही साथ क्या है, डी लेमडा। माइनस में क्या है, यहाँ पे 1 है, और साथ ही साथ क्या है, डी लेमडा। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है ई लेमडा इंटू डी लेमडा, ठीक है, ई लेमडा इंटू डी लेमडा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डी लेमडा और डी लेमडा की जगह है, और ई लेमडा की जगह पूरी की पूरी ये पोर्शन है। और ई लेमडा का मतलब होता है स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी, इसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल
इंटेंसिटी और जिसके बीच अभी आपने ग्राफ देखा था ई लेमडा का, वीन्स डिस्प्लेसमेंट में हमने आपको ग्राफ बताया था ई लेमडा और लेमडा के बीच में, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो यही आपका प्लांक्स लॉ के हिसाब से इक्वेशन है और ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ये पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में थोड़ी सी भी चीज़ें मिसिंग कर सकता है, जैसे कि हो सकता है आपको लेमडा की पावर 4 लिख दे, लेमडा की पावर 5 लिख दे, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जनरली ये जो लॉ है ये 0 से इनफाइनाइट तक के वेवलेंथ के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है, वैलिड फॉर रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ, कहाँ से कहाँ तक, 0 टू इनफाइनाइट, ये सभी वेवलेंथ के लिए क्या है, अप्लीकेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है वो है आपका सोलर कांस्टेंट, अगली हेडिंग है वो है सोलर कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट से रिलेटेड अभी लॉ आपने पढ़ा है, जिसे प्लांक्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं, और लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ा, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लांक्स हाइपोथेसिस, ठीक है। अगला है वो है आपका सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट को समझने से पहले इसको हम जनरली एस से डिनोट करते हैं। आपको एक यहाँ पे डायग्राम हम बताने जा रहे हैं। मान लेते हैं हमारे पास सन है और सन का जो रेडियस है वो कितना है, कैपिटल आर है, ये क्या है, सन। सन के चारों तरफ ऑर्बिट में अर्थ क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ये अर्थ है जो कि सन के चारों तरफ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, और इस ऑर्बिट की जो रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल आर के बराबर है। ऑर्बिट की जो रेडियस है स्मॉल आर है और सन की जो रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल आर है। तो ऐसे समय में आपको ये भी पता है कि सन यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करेगा, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ये क्या है, PBB, और PBB का जो पावर होता है इसका कुछ फार्मूला होता है, वो कितना है, मैंने अभी आपको पढ़ाया था, वो पावर का फार्मूला आपका है A इंटू सिग्मा इंटू टी की पावर 4, ठीक है, कितना होता है, A इंटू सिग्मा इंटू टी की पावर 4, ठीक है। स्टीफेंस लॉ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जनरली क्या कर सकते हैं, पावर की वैल्यू दे सकते हैं, P इक्वल टू क्या हो गया, A इंटू सिग्मा इंटू टी की पावर 4, टी की पावर 4, ठीक है। इसे हम जनरली शॉर्टकट में किससे लिखते हैं, P से लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे A मतलब एरिया से है, तो अगर हम सन की एरिया देखें तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा इंटू टी की पावर 4, ये हो गया सन का यानी कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी का पावर। और सोलर कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है S इक्वल टू P अपॉन 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करते हैं, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा इंटू टी की पावर 4 अपॉन 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आपके पास सिर्फ क्या बचता है, आर स्क्वायर सिग्मा इंटू टी की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर की वैल्यू और साथ ही साथ टेम्परेचर और सिग्मा की वैल्यू रखने पर आपको सारी वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। टेम्परेचर जो है ये हमने कितना रखा है, 6000 केल्विन, कितना रखा है, 6000 केल्विन। स्मॉल आर की वैल्यू 1.5 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर, 1.5 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर। ये जो स्मॉल आर है सन से अर्थ जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उस ऑर्बिट की दूरी, तो सन से यहाँ तक की दूरी 1.5 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर। रेडियस ऑफ सन कितना है, वो 7 इंटू 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 क्या है, किलोमीटर में, ठीक है। अगर सिग्मा की अगर वैल्यू देखें तो सिग्मा की जो वैल्यू थी, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, स्टीफन कांस्टेंट कहते हैं, स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू 5.67 इंटू 10 की पावर -8, सिग्मा की वैल्यू 5.67 इंटू 10 की पावर -8 वाट मीटर केल्विन की पावर 4, वाट मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4, ये सिग्मा की वैल्यू होती है, ठीक है, मीटर स्क्वायर है यहाँ पे। इन सभी वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो जो S की वैल्यू, S मतलब सोलर कांस्टेंट है, सोलर कांस्टेंट की जो वैल्यू निकल के आएगी वो यहाँ पे कितनी होगी, 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर मिनट, 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर मिनट हो सकता है,
इसको और भी इक्वेट अगर हम करें तो 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। सिग्मा की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है 5.67 इंटू 10⁻⁸ वाट अपॉन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। क्लियर? और इसे हम क्या कहते हैं, सोलर कांस्टेंट का नाम देते हैं। ठीक है, तो सोलर कांस्टेंट P/4πr², P की वैल्यू A इंटू सिग्मा इंटू टी की पावर 4, और यहाँ से हमने ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, चलो इसी के साथ साथ ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ये पूरा का पूरा टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं नए यूनिट के साथ नए लेक्चर में। थैंक यू सो मच।